Can you come in, sir? Good morning, panel. So may I? Thank you, sir. ये आपने 2014 में क्या 10वीं का आपने क्वालिफाई किया? Yes, sir. तो इसमें संस्कृत ये सब्जेक्ट आपने लिया? जी सर, संस्कृत मेरी सब्जेक्ट था 10th में। अच्छा, मैथ, साइंस और इंग्लिश और इसके साथ संस्कृत। जी सर। अच्छा, ठीक है। आपने लॉ कहाँ से किया है? सर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची। रांची से। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा आप नाम के अतिरिक्त अपने बारे में कुछ आप बताएं, क्या आपकी रुचि है या फिर क्या आपने? सर जैसा कि नाम मेरा मैंने फॉर्म में ही प्रोवाइड कर दिया। मैंने सर अपनी ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट की थी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची से। अभी सर प्रेजेंटली हम LLM परस्यू कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से। और सर रही बात मेरी अगर मैं कहूँ कि क्या मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट है मेरे, मुझे माइथोलॉजी के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट है। मुझे उन चीज़ों के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट होता है जानने में। सर जो कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं रिलेटेड टू विमेन, फेमिनिज्म, एम्पावरमेंट, ये जो एक मेन एंड वुमेन के बीच में हमेशा एक डिवाइड होती है, एंड जो ट्रांसजेंडर से रिलेटेड जो कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं उनमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, एंड आई टेक इंटरेस्ट इन रीडिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल रिलेटेड टू दैट। तो ये वॉन सम डिबेट कंपटीशन, कैसे डिबेट कंपटीशन में आपने भाग लिया तब तक? सर ये काफ़ी डिबेट कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे। एक डिबेट कॉम्पिटिशन था रिलेटेड टू द पुलिसिंग सिस्टम, दैट व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड द सिटी। एक बार सर कोई डिबेट कॉम्पिटिशन था रिलेटेड टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल मीडिया इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन टुडेज टाइम। तो ये सर कुछ डिबेट कॉम्पिटिशन्स थे जो मुझे याद आ रहे हैं। और UP-APU का आपने इंटरव्यू दिया? यस सर। तो ये बताइए कि APO और PO के लिए CRPC में कहाँ पर प्रोविज़न दिए गए हैं? सर सेक्शन 25 एंड 25A ऑफ CRPC। तो 24 में क्या है? सर 24 talks about the provision for public prosecutors, 25 talks about the assistant public prosecutors, and 25A talks about the directorate of prosecution. अच्छा, तो ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी क्या APO के मैटर पर कुछ अधिकारियों को नियुक्त करने का राइट है? सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट प्रोविजन, बट आई बिलीव कि शायद है इन सम एक्सेप्शनल मैटर्स, जब अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर समथिंग लाइक दैट। सर आई विल रीड अप मोर ऑन दिस, मुझे एग्जैक्ट प्रोविजन रिकॉल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जिले का एक अधिकारी होता है, उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोला जाता है, उसे जिला कलेक्टर भी बोला जाता है। तो ये दोनों नामों में अंतर कहाँ से आया? उसे जिला कलेक्टर कब बोलेंगे, उसे DM कब बोलेंगे? सर जितनी मतलब मेरी टर्मिनोलॉजी से हम समझ पा रहे हैं, कलेक्टर सब पर्टिकुलरली जब वो रेवेन्यू से रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तब उनका शायद नॉमेनक्लेचर हम कलेक्टर कहेंगे। और सर रिलेटेड टू मजिस्ट्रेट जब वो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, नॉट जस्ट द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रिलेटेड टू the security of that particular city, related to the water sanitation and other municipality features of that city, तो I would believe कि वो magistrate के nomenclature में ये मजिस्ट्रेट शब्द कहाँ से आया? सर ऐसे तो देखा जाए तो उसे जिलाधिकारी भी बोलते हैं। जी सर। जब वो जिले के और सब डिपार्टमेंट को देख रहा होगा तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है तो उसे जिलाधिकारी बोलेंगे। yes, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट कब उसे बोलेंगे? सर ये आई थिंक ब्रिटिश ने जब हमारा इंडिया का कॉलोनियल पास्ट रह चुका है, सो आई थिंक उस टाइम पे जो प्रोविजंस हुआ करते थे। CRPC में DM के बारे में कहाँ पर प्रोविजन दिए गए? सर मुझे नहीं इस वक्त याद आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का याद आ रहा है बट एग्जैक्ट CRPC में नहीं याद आ रहा है। अच्छा, FIR क्या मतलब होता है? सर FIR इट स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। सर ये टर्म स्पेसिफिकली CRPC में यूज़ नहीं किया गया है, बट सर सेक्शन 154 इसके बारे में बात करता है। और सर एनी इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिलेटेड टू एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस जो ऑफिसर इंचार्ज के सामने दी जाती है, सेक्शन 154 इसका प्रोविजन है, दैट इज कॉल्ड एन FIR। नॉन कॉग्निजेबल की स्थिति में कब वो इन्वेस्टिगेशन करता है? सर जब मजिस्ट्रेट से उसको ऑर्डर मिल जाता है that he must receive the permission। इसके अलावा और कोई प्रोविज़न जहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है?
सर जब कोर्ट से उसको ऑर्डर मिल जाता है फ्रॉम 174 ऑफ सीआरपीसी आपने पढ़ा है? यस सर, इट इज रिलेटेड टू इंक्वेस्ट रिपोर्ट्स। हाँ, Yes, वहाँ भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक ओके है। सर। अब इसमें आप का जो एक हर एक जितने भी होते हैं स्टूडेंट, तो उनकी एक अभिरुचि होती है, इंटरेस्ट होता है कि वो सिविल में या फिर क्रिमिनल में। आपका मन क्या है? सर क्रिमिनल में। अच्छा, तो ये बताइए कि एक्म्प्लिस और एक्यूज में अंतर क्या होता है? सर अकम्प्लिस जो उस पर्टिकुलर एक्ट में जिसने पार्टिसिपेशन किया है वो ड्यूरिंग द एक्ट, प्रायर द एक्ट, आफ्टर द एक्ट भी हो सकता है किसी भी कैपेसिटी में। बट सर विद रिस्पेक्ट टू द अक्यूज्ड who is directly participating in the commission of the offense, यहाँ पर वो डायरेक्ट एक्ट परफॉर्म कर रहा है किसी भी तरीके से। सर इफ आई कैन कोट एन एग्जांपल, एक अकम्प्लिस किसी को हार्बर कर सकता है अपने घर में ताकि अरेस्ट ना हो सके, या फिर सामान सप्लाई कर सकता है, या फिर जाके लोगों को अपनी गाड़ी से कहीं पहुंचा सकता है। लेकिन सर एक को अक्यूज जो होगा वो डायरेक्ट उस पर्टिकुलर एक्ट में परफॉर्म करेगा, साथ में पार्टिसिपेट करेगा ताकि एक्ट एग्जीक्यूट हो सके। ये बेसिक डिफरेंस है सर। एंड अगर आप परमिट करें तो सर एक एविडेंशियरी वैल्यू की भी डिफरेंस दोनों की आती है। सर एक जो अकम्प्लिस होता है उसको सर सेक्शन 306 के अंडर पार्डन जब टेंडर कर दिया जाता है, ही बिकम्स अ गवर्नमेंट विटनेस एंड हिज एविडेंशियरी वैल्यू इज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है उस टाइम पे। बट सर इन द केस ऑफ एन अक्यूज्ड आई डोंट बिलीव his statement is not as strong or as does not hold the same evidentiary value as that of a government witness, जो कि एक accomplice बन जाता है। इंटरनेशनल लॉ वर्ड किसने पहली बार इस शब्द को उन्होंने बोला था, किस विधि शास्त्री ने बोला था? सर आई बिलीव ओपेनहायर। और उन्होंने तो सिर्फ डिफिनेशन दिया है, लेकिन ये जो शब्द है दरअसल इंटरनेशनल लॉ को पहले राष्ट्रों की विधि यस सर बोलते थे, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय विधि सर्वप्रथम किसने वो किया था, बोला था, यह बताइए। सर आई एम नॉट एबल टू थिंक ऑफ एन आंसर राइट नाउ। ऑस्टिन के बारे में आप जानती हैं? जी सर। इनका क्या उनकी जूरिस्प्रूडेंस में योगदान है? सर इनकी जो कमांड थ्योरी थी दैट ही सेज दैट कमांड सैंक्शन ड्यूटी, लाइक कमांड इज द लॉ ऑफ द सॉवरेन एंड इफ इट इज नॉट फॉलोड इट इज बैक्ड बाय सैंक्शंस। तो इनकी सर जो पॉजिटिविस्ट स्कूल के ये फाउंडर हैं, फादर हैं, तो इनका यही कहना है कि जो भी लॉ ले डाउन कर रहा है सोवरेन, वो अगर फॉलो नहीं किया जाता, इट हैज़ टू बी फॉलोड बाय पेनाल्टीज एंड ही इज लाइक वेरी स्ट्रिक्ट विद रिस्पेक्ट टू दीज पर्टिकुलर लॉज एंड यही उनका थ्योरी थी। ये बताइए कि कंसोलिडेशन का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्ट क्या है? सर पार्डन? चकबंदी अधिनियम का उद्देश्य क्या था? सर कंसोलिडेशन आई बिलीव 1953 का एक्ट है, यूपी का लोकल लॉ है। सर कंसोलिडेशन का बेसिक पर्पस यही है कि जितने भी टेन्योर होल्डर्स हैं उस पर्टिकुलर जो जितने भी लिस्टिंग है, तो सबको उस पर्टिकुलर लैंड को एक कन्वीनियंट तरीके से डिवाइड करना, ताकि सर लैंड होल्डिंग से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट हैं वो ना हो सके, लैंड्स को ठीक से मेजर किया जा सके और ये बाउंड्री डिस्प्यूट्स ना हो सके, एंड मतलब things can be done in a convenient way related to the land related matters. What is the inquiry? Sir, inquiry I believe it's provided under section 2J of CRPC. So it is conducted by the magistrate or the court, and it is usually a stage after the investigation and before the trial, and it is only meant for ascertaining whether a case is made out in this case in the matter or not. क्या इस पे कॉग्निजेंस ली जा सकती है, यानी आगे इसमें। तो हम इस बात को कैसे जानेंगे कोई किसी भी मैटर का विचार हो रहा है कि उस मैटर का जांच हो रहा है, इसको हम कैसे उनके जानेंगे? सर विचारण का मतलब इन्वेस्टिगेशन? हाँ, नहीं विचार का मतलब ट्रायल। ओके सर, इसको अगेन आई वुड लाइक टू कोट एन एग्जांपल। अगर सर मजिस्ट्रेट ने जुडिशियल नोटिस ले लिया उस पर्टिकुलर केस की, और फॉर एग्जांपल कॉग्निजेंस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर रहे हैं सेक्शन 156 ऑफ क्लॉज 3 में, या फिर कोई ऐसा मैटर मजिस्ट्रेट को समन्स कर रहे हैं विटनेस को, तो देन आई बिलीव कि पता चल रहा है कि मजिस्ट्रेट हैज टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ द केस एंड वो ट्रायल शुरू हो गई है। बट सर विद रिस्पेक्ट टू इंक्वायरी, कुछ ऐसे केसेस फॉर एग्जांपल सर्च वारंट जारी करना सेक्शन 97 के अंडर, या फिर सर कोई सिंपल सा he has not taken the cognizance but he is just ट्रायल आपने पढ़ा है? yes sir। तो सेशन न्यायालय में ट्रायल कैसे होता है, स्टार्ट शुरू कैसे होती है? सर सेशंस ट्रायल आई थिंक इट्स प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 225 to 237 ऑफ सीआरपीसी। तो सर इसमें वही है, सेशंस ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट से जो मजिस्ट्रेट के पास जाता है कमिटल
होता है पहले सेशंस कोर्ट में, उसके बाद सर अकॉर्डिंगली द मजिस्ट्रेट एग्जामिन्स कि जो अक्यूज्ड को मिलने चाहिए थे मटेरियल्स वो मिले हैं या नहीं, और वो मिलने के बाद इफ द मजिस्ट्रेट फाइंड्स आउट कि देयर इज अ पर्पस की डिस्चार्ज अगर किया जा सकता है, एविडेंस प्राइमा फेसाई सफिशिएंट नहीं है तो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और अगर सफिशिएंट है तो ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन होता है, डिफेंस की साइड से आता है। मेंटेनेंस के बारे में वो ट्रायल है कि वो इंक्वायरी है? मेंटेनेंस सर सेक्शन 125 हाँ जी, हाँ जी, um, क्या उसका ट्रायल होता है? यस सर ट्रायल होता है बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली स्टेटेड कि इट शैल बी ट्राइड एज अ समन्स केस। सो आई बिलीव कि ट्रायल होता है क्योंकि सर एंड मैं मेरिट्स पे अगर बात करूं, क्योंकि एप्लीकेंट को बुलाया जाता है, क्लेमेंट को बुलाया जाता है, उसकी कैपेबिलिटी चेक की जाती है कि वो कितना पे कर सकते हैं कितना नहीं। सो आई बिलीव आई कैन नॉट, आई वुड लाइक टू करेक्ट माई आंसर, आई डोंट थिंक इट्स अ ट्रायल बिकॉज ट्रायल में इट इज मेंट फॉर डिटरमाइनिंग द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड, and here we are not determining the guilt of the accused, rather we are just trying to ascertain कि कितनी अमाउंट दी जा सकती है और कितनी क्या कैपेबिलिटी है। तो ट्रायल तो सर नहीं है, बस जो प्रोसेस है वो समन्स केस का है। कभी कभी आपने सुना होगा कि डीएम भी अपने सबऑर्डिनेट को इंक्वायरी करने का आदेश देता है, तो वो इंक्वायरी और इस इंक्वायरी में अंतर क्या है? सर वो कभी कभी जैसे कोई होते हैं मामले जिसमें आप सुनी हो कि इसको मजिस्ट्रेट जांच के लिए डीएम ने बोला है, तो वो जांच और इस जांच में अंतर क्या है? इस जांच में सर मतलब सेक्शन न्यायिक जांच, यस यस सर अगेन जुडिशियल, आई बिलीव जुडिशियल जब मेरिट्स पे एनालिसिस होगा तो जो भी मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल होते हैं उनको एग्जामिन करना होता है, बट ये सर बहुत टेक्निकल होगा जहाँ पे डीएम ने सिंपल दे दिया है जांच करने के लिए, इट वुड बी मोर ऑफ अ टेक्निकल नॉन जुडिशियल नेचर। वो डिफरेंस सर पता चल जानी चाहिए बाय द मेरिट्स ऑफ द केस। ठीक है। आप भारत रत्न 5 महिलाएं जिन्होंने इसे पाया उनके नाम बता दें। मैम आई एम नॉट एबल टू थिंक ऑफ इट। कोई पहली महिला का नाम पता है जिसने भारत रत्न पाया हो? नो मैम आई एम नॉट एबल टू। यूएनओ में कितने ऑर्गन्स हैं? 6 जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली तो सेक्रेटरी। इसमें कोई चेयरपर्सन फर्स्ट लेडी थी क्या? कभी कोई लेडी थी? मैम आई एम नॉट एबल टू थिंक ऑफ इट। ओके, क्या वो इंडिया से थी क्या? मैम आई Okay, रियली okay, अपोलोजाइज, आई एम नॉट एबल टू थिंक। कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं से संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो आपने कहाँ कहाँ देखे हैं? Ma'am, first I am able to think of is section Article 15 that talks about prohibition. Only provisions. Only the Yes. the Article 15 subclause 3, then Article 16, then Article 42 I believe, then ma'am Article there are certain other provisions related to the reservation heading on to 343, then the panchayats and the municipalities 243, 343. राइट टू प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ये क्या महिलाओं को भी है? Ma'am, right to property with respect, ma'am, are you talking in with respect to Hindu Succession Act or Constitution? You tell me. Ma'am, if you're talking with respect to Constitution, it's available to everyone, but it's a constitutional right under Article 300A. Is this constitutional or legal right? Ma'am, I don't think that this difference of terminology of between a constitutional right or a legal right is of. Is there no difference between both of them? Ma'am, there is a good difference between constitutional right and fundamental right, definitely, but. So how can we say this is a constitutional right or this is a legal right? Ma'am, may I take a second? Yeah, sure. Ma'am, legal right I can say is the genus and the constitutional right is a species. Legal Are right, you sure? Yes ma'am, legal right would cover many rights and constitutional right. तो जितने भी लॉ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से एनर्जी ले रहे हैं, पावर ले रहे हैं, तो हाउ कैन यू से कि लीगल राइट इज अ जीनस व्हिच इज वास्ट? Ma'am, Genus definitely. or a species? Ma'am, constitution is definitely the grand norm. The laws are definitely taking power from them. But ma'am, as I said, constitutional right
पर से लीगल राइट का एक ब्रांच बन जाता है। लीगल राइट बहुत ब्रॉड हो जाता है जिसमें कई सारे राइट्स आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ब्रॉड है या लीगल राइट? मैम आई बिलीव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज द ब्रांच ऑफ लीगल राइट। आर यू श्योर? आई बिलीव सो मैम। बाइगेमी किसी लेडी के साथ हुई, यस मैम। कहाँ है, आपने देखा इसे, पढ़ा? आर्टिकल मैम सेक्शन 494। क्या उसके पास क्या करना चाहिए उसे? मैम वो काफ़ी परेशान है। मैम इट्स अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। ओनली? She can, ma'am, like in the present case, she can definitely seek divorce from the man. ठीक है, वो परेशान है, वो क्या बाइगेमी के लिए सिर्फ डिवोर्स है, ऑफेंस नहीं है? Yes, ma'am. Bigamy is an offense as well. But ma'am, since you said she is really क्या worried. पनिशमेंट है इसमें? Ma'am, I'm not able to recall the exact term, but I believe it's 2 years. तो कैसे मिलेगी ये? Ma'am, she will lodge the FIR. आर यू श्योर? No, ma'am. I believe she has to lodge a complaint, and कंप्लेंट और एफआईआर और बोथ? ma'am, complaint, and I believe the provisions have been provided somewhere. Section 193 to 199 of CRPC somewhere, that in such cases related to bigamy or something adultery, the aggrieved woman has Adultery? to. Ma'am, Is this no, an ma'am. offense? This is not adultery is not an offense anymore. But ma'am, in such cases, the In which case Supreme Court held on this? Ma'am, Joseph Shine versus Union of India. Okay. So in such cases, I believe the cognizance shall only be taken upon the complaint of the aggrieved woman. फेमिनिज्म और अभी आपने कहा कि विमेन एम्पावरमेंट, क्या समझती हैं आप इन टर्म्स से? Ma'am, woman empowerment specifically, empowerment, this term implies supplying opportunities to the person and thereby giving the person the platform to prove themselves potential enough for a particular job, task or anything else. And ma'am, feminism again, as I said, it's the ability that we are bestowing upon any woman to not to be judged for her decisions and to complete the task and not just work with men shoulder to shoulder. Just be equal stakeholders in the society. I should not be judged or I should not be questioned for my gender. If my gender is not relevant for a particular job, my gender should not come first. My candidature should be called out. What is the difference between natural rights and human rights? Ma'am, natural rights, as I said, again, it's the genus and human rights is a species. And ma'am, if I talk about the technical difference, human rights is recognized by the Protection of Human Rights Act 1993, and natural rights is a very wider term. And it's not necessary that I believe every... Okay. गिफ्ट के प्रोविजंस आपने बहुत सारे लॉ पढ़े हैं. Yes, ma'am. कहाँ पढ़े? Ma'am, one is section 122 of TPA. Another I am able to recall is hiba under Muslim law. Then sir, gift, it has been provided as a explanation to that section, section 25 of Indian Contract Act, that in such cases, any such transaction between a donor or a donee where the consideration has not been paid, this section shall not affect that section. So ma'am, these are the provisions that I am able to. मेहर और दहेज, डावरी, Yes ma'am. क्या आप अंतर पाती हैं? Ma'am, meher is the consideration that is paid to the wife at the time of solemnization of nikah as a mark of respect. And ma'am, dowry, it is specifically defined under section Dowry Prohibition Act. It is meant as a transaction, in relation to the marriage, from the side of the parents, the party or anyone else. So ma'am, the specific difference I can say, meher is somewhat protected by the Muslim law. It is just a mark of respect. It is not paid under any sort of undue influence from any party or any sort of coercion. It's paid willfully. It's given willfully to the wife. While ma'am, dowry... अच्छा, दहेज या डावरी को आप पाती हैं कि ऑफेंस है. Yes, तो ma'am. क्या कहीं ऐसा कुछ है कि जैसे आपने हिंदू लॉ देखा या फिर हम हिंदू धर्म की ही बात करें, तो दहेज में आप देख रहे हैं कुछ दिया या लिया जा रहा है. क्या कभी ऐसा कुछ हो सकता है कि दहेज ऑफेंस ना हो? Ma'am, there are... कब इसे दहेज बोलेंगे, कब ये ऑफेंस होगा? Ma'am, there are certain...
I'm not able to recall the exact exception under Dowry Prohibition Act, but there is some exception. One is meher. Meher is one. नहीं, मेहर नहीं, मुझे ये बताएं कि आज भी आप देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बेटी को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, Yes, ma'am. तो क्या वो ऑफेंस है? No, ma'am. अगर it has been paid voluntarily to the bride, I don't believe. ओनली वॉलंटरली? Voluntarily, and there has been no coercion, there has been no demand, and the parents are doing it voluntarily. There has been no demand specifically. Then it's not. ओके, उन्होंने अपना सब कुछ सेल करके दे दिया उसको, लग रहा है देखने से कि ये तो बहुत पुअर फैमिली से थे और इन्होंने इतना बड़ा गिफ्ट कैसे दे दिया। तो क्या लगता है आपको? आप जो है मैजिस्ट्रेट हैं और आपको डिसाइड करना है, आपको क्या लगेगा? मैम, मेरे सामने जो रिकॉर्ड्स उस वक्त आएंगे, जो भी पार्टी FIR लॉन्च करेगी इस पर्टिकुलर मैटर पे, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस रिपोर्ट आएगी, मैम प्राइमा फेसाई आई कैन नॉट जज अ केस प्राइमा फेसाई कि देखने में ऐसा लग रहा है। आई विल हैव टू डेल्व डीपर इनटू द डिटेल्स ऑफ द फैक्ट्स एंड ओनली देन। ओके, क्या इकोनॉमिकल कंडीशंस को यहाँ कंसीडर करना चाहिए? यस मैम। ओके, एक प्रॉब्लम है, बताइएगा। एक लड़की एक लड़के के साथ LLB कर रही थी, वहीं दोनों की दोस्ती हो गई, उसके बाद दोनों फिजिकल रिलेशन में आ गए और ये रिलेशन उनका 10 इयर्स तक रहा। यस मैम। एंड रिलेशन था, साथ रह रहे थे, एंड फाइनली लड़के ने 10 साल बाद शादी करने से मना कर दिया। ओके मैम। लड़की काफ़ी परेशान है, रो रही है, अचानक से इसने ऐसा कर दिया, तो क्या ये रेप है? Okay, ma'am. Just one question. I'm just asking for the purpose of clarification. The moment there was a consummation between both of them, was it consensual or not? आपको डिसीजन देना है, आपके सामने ये प्रॉब्लम है। Okay, ma'am. ये breach of promise of breach of marriage का ये particular case है, ma'am. इस पे I'm not able to recall the exact name of the case, but there has been a ruling by Allahabad High Court itself. Ma'am, there are 2 to 3 parameters in such case. The first is कि जब consent दिया था उस लड़की ने, was the consent based on her own decision or was it solely dependent upon the fact कि लड़का मुझसे शादी करेगा, only then I am consenting to it. So ma'am, that is the first parameter, and the second is ma'am. ओके, मैं कह रही हूँ उसने कंसेंट इसलिए दी कि उसने प्रॉमिस किया था कि मैं शादी करूँगा, ठीक है। देन रेप है या नहीं? मैम, इसमें अगेन 2 ब्रांचेस हैं, 2 और टेस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताए थे, एंड दैट इज ऑल्सो आई ऑल्सो बिलीव एज अ लॉ स्टूडेंट इज दैट अगर उस वक्त उसने हाँ कह दी एंड ही डिड नॉट मीन एंड ही वाज जस्ट फॉल्सली मिसरिप्रेजेंटिंग इट, तो वो डेफिनेटली मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आ जाएगा, एंड दैट शैल नॉट बी अ वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन 90 ऑफ IPC, देन इट इज रेप. But ma'am, in case at that time he was definitely wishing to marry her and that is why आपने कहा सेक्शन 90 में उसने कंसेंट दे दी, तो ये फ्री कंसेंट में नहीं आएगी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में। तो ये 10 इयर्स का जो ड्यूरेशन है और इससे इतने टाइम तक कंटिन्यूसली कंसेंट मेंटेन है, तो क्या हम इसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट कंसीडर करेंगे? Ma'am, again, just because she has consented every time, it does not mean that there is an automatic consent for every consummation. If for every consummation there has to be a separate consent. I don't believe that just because she has been in a a cohabital relationship with that person, it does not automatically determine कि उसका consent हर बार हो जाएगा. Every time the consent has to be different and it has to be sought differently. तो फाइनली हम क्या माने इसको कि ये रेप है या नहीं? मैम, there are 2 conclusions which I would like to say. No, मुझे एक कंक्लूजन आप दें, आपको डिसीजन देना है। मैम, इसमें यही है, अगर उस वक्त उसने कंसेंट जो लिया था उस लड़की से, वो सच में चाहता था शादी करना, बट वो शादी किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर नहीं कर पा रहा है, तो दिस इज नॉट ब्रीच ऑफ प्रॉमिस एंड दिस शैल नॉट अमाउंट टू रेप. बट मैम, इन केस he sought the consent on the basis of the false misrepresentation and he had no intention to marry, just to seek her consent to somehow. वो लड़की लॉ जानती है, यस मैम, है ना, और लॉ जानना, उसने 10 इयर्स साथ में रही, LLB किया था, तो क्या इसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट कंसीडर किया जाए? ओके, ट्रांसजेंडर्स, इनके लिए कोई लॉ है क्या? इनके कुछ राइट्स आप जानती हैं? यस मैम, अभी there is a petition also pending in the Supreme Court relating to same-sex marriage. There have been various judgments like Navteet Singh Johar versus Union of India, Nalsa versus Union of India, where the नवतेज सिंह जौहर में ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है? LGBTQ community, which covers transgenders.
and ma'am, one is I believe Rights of Transgenders Act or something like that 2019. ओके सर। आप मुझे बताएं कि हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ों का शासन रहा है तो किस एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी के शासन को समाप्त किया गया और ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ? Sir, I believe it was Charter Act 1833. 1833। Sir, I'm not able to. उसके तो बाद 1857 का रिवोल्ट हुआ था, Yes, sir. I तो believe. तब तक तो I'm कंपनी just- का शासन। Yes, I'm getting confused with the year. I'm sorry. ओके, अच्छा आप मुझे बताएं कि डोमिनियन स्टेट क्या होता है? So there are two concepts. One is colony, one is dominion. So with respect to India, India I believe colony थी तब तक जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की पावर नहीं थी उसके पास। When it got independent and independence से लेकर 26 जनवरी 1950 तक it was a dominion because the constitution was not enforced at that time. So sir, dominion is that country which has been granted the status of freedom but yet the power of framing its own constitution has not been bestowed now. It finally became independent on this, it became an independent country after that, sovereign country after that. सुशासन और स्वराज में क्या डिफरेंस है? शासन, सुशासन और स्वराज। so Swaraj is independence and sir can you please जैसे कि 1906 1906 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज चाहिए और 1916 में उन्होंने 1916 में उन्होंने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इस स्वराज में वो आज़ादी की बात कर रहे थे या फिर उनका ये कहना था कि अधिक से अधिक भागीदारी भारतीयों की होनी चाहिए? सर आई बिलीव यहाँ पर वो ये बात कर रहे थे कि हमें स्वराज, पूर्ण स्वराज जो चाहिए, दैट इज मेंट फॉर कि हमारी कंट्री इस तरीके से इंडिपेंडेंट हो। इट शुड बी पूर्ण स्वराज की बात कब की गई थी? पूर्ण स्वराज सर आई बिलीव 1929 का लाहौर सेशन था। लाहौर सेशन, यस सर, उसमें बात की गई थी। नेहरू रिपोर्ट से क्या समझते हैं आप? सर नेहरू रिपोर्ट आई थिंक 1929 या 1930 में मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में ड्राफ्ट की गई थी। आफ्टर आई बिलीव साइमन कमीशन जो इंडिया में आए थे उसके बाद ये नेहरू रिपोर्ट फॉर्म हुई थी। कुछ सर उसमें क्रिटिसिज्म किया गया था कि उसमें आई थिंक लॉर्ड बर्किन हेड साइमन कमीशन में थे जिन्होंने साइमन कमीशन में थे लॉर्ड बर्किन हेड? नहीं सर थे नहीं, उस टाइम पे शायद वो वाइसरॉयशिप उनकी थी इंडिया में। एंड सर उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया था। ही वाज नॉट हैप्पी विद द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस पर से एंड इंडियंस को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी क्रूशियल डिसीजंस में। तो उस पर सर नेहरू रिपोर्ट आई थी कि डोमिनियन स्टेटस तो चाहिए, साथ में इंडिपेंडेंस चाहिए कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकें। देश की आज़ादी में यस सर। किस महत्वपूर्ण संगठन की सबसे अधिक भूमिका रही है? किस ऑर्गेनाइजेशन की? किस ऑर्गेनाइजेशन? जी, जैसे कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, कम्युनिस्ट पार्टी है। सर कांग्रेस। कांग्रेस में मतलब कितनी महिलाएं अध्यक्ष पद पर रही हैं? सर वन इज एनी बेसेंट, वन इज सरोजिनी नायडू एंड आई एम नॉट एबल टू थिंक ऑफ द अदर प्रेसिडेंट्स। ओके, आप मुझे बताएं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यस सर। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है? सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट ईयर बट नॉन कॉपरेशन आई बिलीव पहले आया था एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फॉलोड लेटर इन सम पीरियड ऑफ टाइम। सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज जस्ट मेंट कि अब हम लोग ब्रिटिश के इस पर्टिकुलर किसी भी नौकरी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये जो टाइटल्स हैं उसको गिव अप कर देते हैं और मतलब वी विल नॉट ऑफर आवर पार्टिसिपेशन इन एनी फॉर्म, पॉलिटिकल किसी भी नौकरी में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में नहीं, कुछ भी नहीं। एंड सर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सर नॉट एबल टू थिंक ऑफ द चेन एग्जैक्ट। क्या है राउलेट एक्ट? सर इट वाज मेंट फॉर प्रोहिबिशन ऑन द पब्लिकेशन, जो मतलब कुछ उस टाइम पे चल रहा था कि जो भी लोग रिपोर्ट्स निकाल देते थे या आर्टिकल्स लिखते थे उस टाइम पे ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो मतलब उसको सप्रेस करने के लिए राउलेट एक्ट वाज पास्ड एंड उसी के सर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? यस सर। वर्नाकुलर प्रेस सर एक्ट उसका भी सेम ही पर्पस था। राउलेट एक्ट का, इसका भी? यस सर। इट वाज जस्ट दैट कि राउलेट एक्ट बिकेम मोर आई वुड से वाइड स्प्रेड बिकॉज उसके जस्ट बाद सर वो
जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उसके बाद काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे इसी पर्टिकुलर लॉ के इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस करने के लिए। अच्छा, एक और विवाद बड़ा मशहूर रहा है जो है न्यायिक से लेकर के इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल सर, आई बिलीव इट वाज समथिंग रिलेटेड टू इट, ये कैलकाटा से कुछ इसकी ओरिजिनेशन है, सीपी इल्बर्ट कोई थे। इट इज़ रिलेटेड टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस पर से इन द उस टाइम की जो असेंबली की सीट्स थी, समथिंग रिलेटेड टू दैट। सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट पॉइंट कि इसमें क्या था। एक लास्ट क्वेश्चन आप मुझे बताएं कि Yes, क्या परिस्थितियां रही हैं कि पाकिस्तान को 14 अगस्त को पावर ट्रांसफ़र किया गया 14 अगस्त को, और Yes, हिंदुस्तान को 15 अगस्त को, यस सर। जबकि एक ही दिन किया जा सकता था। 1947 में जो हुआ, मतलब ऐसा क्यों रहा? So there must have been some technical reason, some procedural reason जो मैंने इस पे सर कभी ध्यान नहीं दिया, मुझे समझ नहीं आया। एंड there must have been some technical convenience के लिए ही शायद ऐसा किया गया हो कि एक डिस्टिंग्विश किया जा सके। सर, अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड के सम्मानित सदस्य ने एक शब्द का उल्लेख किया था आपके समक्ष, विचारण। यस तब आपको ये महसूस हुआ कि इसकी अंग्रेजी हमें जाननी चाहिए। तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, हर जगह कामकाज हिंदी में होता है लगभग। तो आप एज ए जज अपने आप को कैसे फिट मानती हैं जब आप हिंदी में समझ ही नहीं पा रही हैं सवाल को? तो सर ऐसे कुछ एक दो शब्द थे, हम ये सर अपनी गलती मानते हैं कि कुछ एक दो शब्द की ट्रांसलेशंस में मुझसे गलती हो गई, लेकिन सर इस पे सर अभी वापस हम जाकर दोबारा इस पे पढ़ेंगे एंड सर आई विल कीप वर्किंग ऑन इट until I get selected. ठीक है, आपने अपने हॉबीज़ में लिखा है इशूज़ रिलेटेड टू वुमेन एंड ट्रांसजेंडर्स। तो एक बात बताइए कि ट्रांसजेंडर्स को क्या पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए, राजनीतिक आरक्षण, यानी लोकसभा विधानसभा में क्या उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए? यस सर। पूरी तरीके से आप एब्सोल्यूट वे में कह रही हैं कि उन्हें मिलना ही चाहिए, यस सर। कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, एकदम आपका एब्सोल्यूट राय है आपकी। यस सर। ठीक है, बताइए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच? सर जुडिशियल एक्टिविज्म एक दायरे में रहकर जुडिशरी अपना अपना पार्ट परफॉर्म कर रहा है, वेयर दे आर जस्ट इंटरप्रेटिंग द लॉ एंड उस लॉ को ही इंटरप्रेट करके दायरे में ही रहकर पार्टीज को राइट्स असाइन कर रहे हैं। बट सर जुडिशियल एक्टिविज्म की जहाँ तक बात है, वेयर द कोर्ट इज ट्राइंग टू स्टेप आउटसाइड द रेलम ऑफ द लॉ, जो लॉ के लेटर्स में नहीं प्रोवाइडेड है, जो कि शायद बहुत ही कॉन्ट्ररी इंटरप्रिटेशन हो जा रहा है, उसको कर दिया जा रहा है, तो दैट इज एक्टिविज्म। कोविड के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था लॉकडाउन का, वो क्या था, जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल ओवररीच? सर कोविड के दौरान लॉकडाउन से रिलेटेड लॉकडाउन का ऑर्डर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। सर आई एम नॉट एबल टू थिंक। आर यू टॉकिंग अबाउट गौतम नवलखा? नहीं, देखिए अगर मान लीजिए जुडिशरी एक कदम आगे बढ़ाकर न्याय देती है या न्याय के लिए कोई जजमेंट पास करती है तो आप कह रही हैं जुडिशियल एक्टिविज्म है। लेकिन अगर जुडिशरी मान लो ऐसा आदेश दे दे कि आप एक हफ्ते में गंगा साफ कर दो, तो आप इसे क्या कहेंगी, क्या है ये? सर ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये जुडिशियल ओवररीच है? सर ये जुडिशियल एक्टिविज्म हम इसलिए कहेंगे क्योंकि जुडिशरी ने जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। नहीं, आप एक शब्द बताइए कि अगर मान लीजिए कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि एक हफ्ते में गंगा सफाई कर दीजिए, यस सर, तो व्हाट इज दिस? दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल ओवररीच? सर दिस ओवररीच इज, यस सर दिस इज ओवररीच। अच्छा ठीक है, ओवररीच है। एक बात बताइए कि बहुत दिनों से जो है इस बात पर बहस है कि जो जूनियर लॉयर्स होते हैं उनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं होती है, सुधारा जाना चाहिए। भविष्य में मान लीजिए आप जज बनी और जज बनने के बाद आपको एक पैनल का मेंबर बनाया गया और जिसमें आपको ये रिकमेंड करना है कि कैसे जूनियर लॉयर्स को प्रमोट किया जाए और जूनियर लॉयर्स कैसे बेटर कर सकें, इसके लिए आपको रिकमेंड करना है, आप क्या सलाह देंगी? सर एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, एमपी गवर्नमेंट की सर एक वहाँ पे पोर्टल फॉलो होता है, ई प्रोसिक्यूशन ऐप, which is meant for tracing the number of cases that are assigned to a particular public prosecutor, the number of acquittals, the number of convictions, and उसकी परफॉर्मेंस को एसेस करके एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है। तो सर आई बिलीव अगर ऐसा कोई यूपी में इम्प्लीमेंट हो या इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जिसके तौर पे एक एडवोकेट की परफॉर्मेंस को एसेस किया जा सके और ना ही सब्जेक्टिव कुछ ना रहे, सब कुछ ऑब्जेक्टिव हो जाए, आई बिलीव इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। कोई पर्टिकुलर आपका नज़रिया कि जूनियर लॉयर्स को प्रमोट करने के लिए कि जिससे वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सकें?
सर मेरा यही कहना है कि ऐसा कोई सिस्टम मतलब कि प्रोसीजर में अगर कोई ऐसी चेंजेस किए जाएं जिसके थ्रू उनकी परफॉर्मेंस को असेस किया जा सके, उसके ज़रिए उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई थिंक बेटर की जा सकती है, क्योंकि तब सब कुछ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एक बात और बताइए कि जो अधिवक्ता का यूनिफॉर्म होता है, यस सर। यूनिफॉर्म में बेस कोट होती है, कोट होती है, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गर्मियों के सीज़न में 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है और ऐसी स्थिति में वो बहुत असहनशील होता है। तो मान लीजिए कि भविष्य में आपको इसे सुधारने के लिए किसी पैनल में बिठाया जाए, तो आप क्या कहेंगी? आप उस परंपरागत व्यवस्था को कायम रखेंगी या कुछ नए सुधार के लिए रिकमेंड करेंगी? सर आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म में पर्टिकुलरली कोर्ट में ही रहना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या आंसर कोर्ट, और बाहर का टेम्परेचर थोड़ा फ़र्क तो होता है। अरे टिन सेट के नीचे अधिवक्ता बैठते हैं, आप जिला कचहरी में देखिए ना, टिन सेट के नीचे बैठते हैं, पंखा भी नहीं चलता है और ऐसी स्थिति होती है, पसीने टपकते रहते हैं। आपको क्या नहीं लगता है कि सुधार की ज़रूरत है यूनिफॉर्म में? सर बट ये मतलब सेक्शन 44 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट यही प्रोवाइड करता है इसी यूनिफॉर्म को। अरे भाई कानून तो क्या होते हैं, लिविंग दस्तावेज होते हैं। यस सर। है ना, धीरे धीरे जैसे ही समाज में परिवर्तन होते हैं वैसे कानून भी बदलते हैं। यस सर। तो क्या आप उस परंपरागत व्यवस्था को मानती हैं कि वही चलती रहनी चाहिए, बदलना नहीं चाहिए कुछ? सर अगेन मेरा वही कहना होगा कि मुझे पर्टिकुलरली करेक्ट यूनिफॉर्म में अंदर कोर्ट के होना है, एंड अंदर के टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में थोड़ी डिफरेंस होती है। और रही बात सर बाहर जो एडवोकेट्स बैठ रहे हैं टीन सेट के नीचे, वो उस वक्त सर अपना कोट कुछ देर के लिए रिमूव कर सकते हैं, एंड आई डोंट थिंक इस यूनिफॉर्म से कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। ठीक है, बताइए भारत देश में रूल ऑफ लॉ को लेके क्या क्या चैलेंजेस हैं? कोई 3 चुनौतियां बताइए, 3 बड़ी चुनौतियां जो भारत देश में कानून के राज को स्थापित करने में महसूस की जा रही हैं। सर कानून के राज को रूल ऑफ लॉ। यस सर। Sir, just one clarification. Are you talking with respect to the implementation of law, legislature? हाँ, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ऐसे समझिए चैलेंजेस बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सर एक हो सकता है सर, इसका हम ट्रांसजेंडर्स के पर्सपेक्टिव से एग्जांपल देना चाहेंगे। सर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही, क्योंकि जो पर्टिकुलर, जैसे सर इस पर एक हाल ही में जजमेंट भी आया था, आई बिलीव साउथ इंडियन रिवर लिंकिंग एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें सर स्पेसिफिकली कोर्ट ने अंडर इंक्लूसिव और ओवर इंक्लूसिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 14। तो कोर्ट ने ये कहा था सर कि जो लॉ बनाए जाते हैं वो कई बार जो सब्जेक्ट, जो टारगेट क्राइटेरिया, जो टारगेट ऑडियंस है, उनको कंसिडर किया ही नहीं जाता है। तो सर ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब से। नहीं, मेरे कहने का मतलब आप नहीं समझी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे भारत देश में पॉलिटिकल सिस्टम में कानून बने हैं उनका बेटर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। उसके क्या कारण है, उसके मूलभूत कारण आप बताइए 1 2 3 कि आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। अरे कानून है ना, लोगों को कहा जाता है कि हेलमेट पहने, लेकिन लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, कानून तोड़ते हैं। तो इस तरह से ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो भारत देश में सबसे गंभीर हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून के राज को स्थापित करने के लिए? सर एक मुझे समझ में आ रहा है, जो पहली बात उसका हाल ही में सोल्यूशन भी किया गया था सर, ये मोटर व्हीकल एक्ट में काफ़ी अमेंडमेंट्स किए गए थे, फाइन्स को बढ़ाया गया था। तो सर पहले जो फाइन्स हुआ करते थे 10 रुपये, जो भी इतना लिमिटेड फाइन था सर, वो इट इज़ नो मोर कमीशन ऑफ ऑफेंस बट इट बिकम्स कमोडिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस को खरीदना हो गया। तो सर ऐसी हालात में क्या होता है, लोगों को लगता है कि अगर मैंने रूल तोड़ा भी तो आई विल पे द फाइन ऑफ 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ एंड आई विल गेट अवे। सो ये सर, ये तो सिर्फ एक मोटर व्हीकल एक्ट का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अभी भी सर ऐसी कई सारे प्रोविजन है, आईपीसी में ही मुझे एक प्रोविजन याद आ रहा है जिसमें अभी भी सिर्फ 10 रुपये फाइन है, विच इज़ नॉट जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू मी। सो ये एक सर प्रॉब्लम है कि फाइन पेनाल्टी को बहुत ही असेस करके बढ़ाना चाहिए, कि सूटेबिलिटी देखनी चाहिए कि क्या इससे डेटरेंस हो सकती है या नहीं, ये सर करना चाहिए। ठीक है, आपने इस तैयारी के दौरान आईपीसी सीआरपीसी वगैरह पढ़ी होगी, yes, है ना? तो पढ़ते समय ऐसा कोई सेक्शन आपको महसूस हुआ हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, जो आपको लग रहा हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को ओवर रूल कर रहा है? मन में ऐसे सवाल आते हैं ना, जब आदमी पढ़ता है या वकालत करता है तो अक्सर जो विधिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग रहते हैं, वो जो पढ़ने के दौरान उनके मन में एक सवाल उठता है कि अरे ये तो संविधान के खिलाफ है, हम तो इसे क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई सेक्शन क्या आपके दिमाग में कभी आया कि जिसे चैलेंज किया जाए?
Sir, one was related to adultery 497 and that has already been taken away. कौन से आर्टिकल के बिहाफ पे उसे चैलेंज करेंगे आप? Sir, 497? adultery was 497, उसे आर्टिकल 14, 21 एंड 15 के बेसिस पे चैलेंज किया गया। ये तो हो चुका है। यस सर। अब और कोई बताइए। सर एक मुझे चैलेंजिंग इस तरीके से लगता है, वन इज सेक्शन आई बिलीव 27 ऑफ आईपीसी, जो कि पोजेशन की बात करता है कि इफ देयर इज अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी व्हिच इज इन द पोजेशन ऑफ द वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, इट शैल बी प्रिज्यूम दैट दैट प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन ऑफ दैट मैन। सर ये वाइस वर्सा भी होना चाहिए। इफ देयर इज अ प्रॉपर्टी व्हिच इज इन पोजेशन ऑफ कोई वाइफ है, उसकी प्रॉपर्टी अगर किसी हस्बैंड के पोजेशन में है तो वो भी अकाउंट ये लिखा जाना चाहिए स्पेसिफिकली। तो इसको कौन से आर्टिकल के बिहाफ पे आप चैलेंज करेंगे? 14 आर्बिट्रेरी। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि ये आर्टिकल 14 के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट है? सर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट नहीं है, ये इस पर्टिकुलर फ्रेज को ओमिट करना कि एक हस्बैंड के पोजेशन में एक वाइफ की प्रॉपर्टी होना, ये पर्टिकुलर सिचुएशन ओमिट किया जाना, ये आर्टिकल 14 का वॉल्यूशन है। अच्छा ठीक है। अभी आपने इसमें ये भी लिखा है कि कुछ डिबेट कंपटीशन भी आपने की है, ठीक है, और आपने सोशल मीडिया के रेस्पेक्ट में कुछ बताया था, क्या बताया था? सर वो टॉपिक ये था, कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल मीडिया इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन द प्रेजेंट टाइम। अभी ज्योति मौर्य का मामला हाल में ही आपको दिखाई पड़ा, ठीक है, तो ज्योति मौर्य के मामले में सोशल मीडिया का रोल क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है? सर आप सिर्फ एक जवाब देंगी कि सोशल मीडिया का रोल निगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है। निगेटिव है, क्यों? सर नेगेटिव इसलिए है क्योंकि सर ये मैटर सबजुडिस है, पहली बात। दूसरी बात सर, जब कोई मैटर सबजुडिस होता है, कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, तो आई डोंट थिंक इट्स फेयर ऑन द पार्ट ऑफ द मीडिया टू डिसमिनेट कि क्या चल रहा है, एंड दैट टू व्हेन इट्स अ स्टेट ऑफ मैरिज। एंड कोर्ट ऑफ लॉ है, वो डिसीजन लेंगे, एंड आई डोंट बिलीव कि इसकी टेलीकास्टिंग इस तरीके से होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि मीडिया ने जो किया अगर वो निगेटिव है, तो आगे चल के भविष्य में मान लीजिए कि सोशल मीडिया पे अंकुश लगाने के लिए आपको कुछ रिकमेंडेशन देनी हो, तो आप क्या रिकमेंडेशन देंगी कि ऐसे हालात दोबारा से उत्पन्न ना हो? सर ये आई थिंक अगेन सर ये गाइडलाइंस हैं इस पे अवेलेबल, OTT गाइडलाइंस 2021 में आई थी कि एनीथिंग व्हिच इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, ऐसे मैटर्स का टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए। एंड सर इस पे लॉज भी हैं, केबल टेलीविजन एक्ट 1885, टेलीग्राफ एक्ट 1885, लेकिन सर इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता। तो इसका आई बिलीव यही हो सकता है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया जा सकता है, एंड जो पर्टिकुलर ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसेज हैं उनको नोटिस भेजी जा सकती हैं ताकि स्ट्रिक्ट इसका कंप्लायंस हो। ठीक है, एक सवाल और है कि न्यायिक सेवा में महिलाओं की स्थिति को अगर सशक्त करना है और एम्पावर करना है, क्योंकि अभी भी हमारे भारत देश में अगर जजेस की संख्या देखें या लॉयर्स की संख्या देखें तो उसमें महिलाएं कम हैं, तो इसको बढ़ाने के लिए आप क्या उपाय सोचती हैं, एम्पावर करने के लिए महिलाओं की स्थिति को? सर एक जो मेरे दिमाग में आ रहा है, अभी मैंने कुछ दिन पहले इस बारे में पढ़ा भी था सर, ये कोर्ट वर्क प्लेस पे ही, मतलब देर आर सर्टन कोर्ट्स जहाँ पर ये फैसिलिटी है, बट देर आर सर्टन कोर्ट जहाँ पर नहीं है और उनका नंबर ज़्यादा, क्रेच फैसिलिटीज़ नहीं है। सर देर आर I remember reading about it somewhere, there are no breastfeeding areas, and sir there are new lactating mothers जो कि तुरंत मतलब there are judges and they are even she is a nursing mother as well। तो ये कुछ specific चीज़ें हर कोर्ट रूम में होना चाहिए, and sir I believe just कोर्ट रूम में नहीं, ये normally public places में भी अवेलेबल होना चाहिए। आपने जो बताया ये इसलिए बताया कि जो लोग वहाँ उपलब्ध हैं, yes, है ना, उनकी स्थिति को कैसे एम्पावर किया जाए या मतलब कैसे बेटर सिचुएशन उनके लिए बने। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि संख्या कैसे बढ़े, है ना। जैसे आप कहीं ना कहीं से इंस्पायर होकर इस क्षेत्र में आई होंगी, yes, sir। है ना, तो वैसे ही अन्य लड़कियां, आपकी जैसे अन्य लड़कियां भी इंस्पायर होकर इस फील्ड में आएँ, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगी? सर इसके लिए अगेन एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल एजुकेशन सिस्टम को सर इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि लीगल स्टडीज़ की प्रेवलेंस थोड़ी बढ़े। लीगल स्टडीज़ एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट स्कूल में 12th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में होना चाहिए, ताकि बच्चों को उसकी अवेयरनेस समझ में आए। आई वुड से 10 तक तो एक कंपलसरी उसको सब्जेक्ट ही बना दिया जाए, देन इट वुड बी बेस्ट। लीगल स्टडीज़ की जो फैकल्टीज़ होती हैं उनकी सेपरेट ट्रेनिंग कराई जाए, स्कूल में इसको कंडक्ट करवाया जाए। सर जो लॉ के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, क्लैट या फिर जो भी और अदर यूनिवर्सिटीज़ के CUET सर आजकल चल रहा है, इसके बारे में बच्चों तक पहुंचाना, ताकि बच्चे टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन को जितना इंपॉर्टेंस देते हैं उतनी लीगल एजुकेशन को भी दें। ठीक है, ये बताइए कॉलेजियम सिस्टम के कोई 2 दोष बताइए, 2 बुराइयाँ कॉलेजियम सिस्टम की। सर एक जो मुझे लगती है वो कोडिफाइड नहीं है, कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हो रहा है सर वो उसका ठीक है, एक हो गया कोडिफाइड नहीं है, दूसरा
एंड सर उसी से रिलेटेड है, क्योंकि कोडिफाइड नहीं है तो सर ये बहुत ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो जाता है और क्रॉस क्वेश्चनिंग की स्टेज बढ़ जाती है एंड सर पब्लिक जुडिशरी पे एज एन ऑर्गन ट्रस्ट नहीं कर पाती। कॉलेजियम सिस्टम आप समझ रही हैं ना? यस सर। क्या रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। हाँ। यस सर। तो इसका सबसे बड़ा दोष क्या है? आपको यही लगता है कि ये कोडिफाइड नहीं है, यही इसका सबसे बड़ा दोष है? सर इसलिए ये बहुत बड़ा दोष है क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिविटी जब नहीं होती है कि हमारा बेसिस क्या है, दैट वी आर सिलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर पर्सन, दैट वी आर फाइंडिंग दिस पर्टिकुलर पर्सन फिट। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने पढ़ा होगा, Yes, sir. है ना? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कॉलेजियम को रिप्लेस किया गया था, एनजेसी लाया गया था। यस सर। तो क्या यही कारण था इसका? नहीं सर, दैट वाज नॉट द रीजन बिकॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों भाई कॉलेजियम को रिप्लेस करने की मांग क्यों उठती है? क्यों लोग कहते हैं कि कॉलेजियम समाप्त किया जाना चाहिए? कॉलेजियम में भारी दो ऐसा कौन सा दोष है कॉलेजियम में जिसकी वजह से लगातार कॉलेजियम को रिप्लेस करने की डिमांड है? खासकर एग्जीक्यूटिव की तरफ से ज़्यादा डिमांड है ना? क्यों ऐसा है? सर इसके दो रीजन हम देना चाहेंगे। पहला रीजन जो आपका सर पहला सवाल था कि मुझे क्या लगता है कि क्या दोष है, उसका यही है सर कि इट्स नॉट द code of conduct of selecting a particular person is not codified and because of which there is a wide discretion जो कि ठीक नहीं है। And second sir, your question that why 99th constitutional amendment was declared unconstitutional, उसका रीज़न ये नहीं था। उसका रीज़न ये था सर कि कोलिजियम में उस टाइम पे लेजिस्लेचर को पावर, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, इन लोगों को दिया गया था। मैंने ये नहीं पूछा है Yes, कि क्यों उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, है ना? 99th अमेंडमेंट को 4th जजेस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। मेरा सवाल ये नहीं है। Yes, sir. मेरा सवाल ये है कि कॉलेजियम को रिप्लेस करके 99th क्यों आया? अरे भाई 99th क्यों आया? नई नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए आया। यस सर। तो कॉलेजियम को क्यों रिप्लेस किया गया? कॉलेजियम में ऐसी क्या बहुत बड़ी खामी थी जो उसे रिप्लेस कर दिया गया? सर, एक इंडिपेंडेंट प्रोसीजर था, Yes, है ना? जजेस जो है जजेस को नियुक्त कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं था, लेजिस्लेचर का इंटरफेरेंस नहीं था, तो बढ़िया प्रक्रिया थी ना। फिर आखिर एनजेसी लाने की क्या जरूरत थी? सर उसका रीज़न जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न रहा होगा वो ये था कि मतलब कि ताकि बेटर ओपिनियन मिल सके फ्रॉम द साइड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी अपनी डोमिनेंस ना एक्सरसाइज कर पाए इन दी सिलेक्शन एंड बायसनेस की कमी की जा सके। मेरे हिसाब से शायद यही रीज़न रहा होगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल का जवाब आप बताइए Yes, कि एज अ महिला, ठीक है, महिला के रूप में आप इंडियन जुडिशियल सिस्टम में अपनी स्थिति को कैसे पाती हैं? आप किस नज़रिए से देखती हैं कि जुडिशियल सिस्टम में महिलाओं की स्थिति कैसी है? नकारात्मक है, सकारात्मक है, या सुधार की ज़रूरत है? सर आर यू टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू द जजेस और एडवोकेट्स? सबको मिला के पूरे जुडिशियल सिस्टम में महिलाओं की स्थिति को देखकर आपका नज़रिया क्या है? Sir, I won't say it is totally bad. It is improving, and there is still a scope of improvement. किया जा सकता है उस सेंस में, जैसे कि सर अभी कुछ देर पहले आप ही का सवाल था कि लाइक आई एम अवेयर, आई स्टडीड लॉ बट नॉट एवरी अदर गर्ल और एवरी अदर स्टूडेंट इज एज अवेयर एज मी। तो ये अवेयरनेस की कमी है। इस अवेयरनेस की वजह से पार्टिसिपेशन की कमी है एंड इस पार्टिसिपेशन की वजह से ही वो सिस्टम का पार्ट नहीं बन पाती हैं और अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती हैं सिस्टम में। सो इट्स इम्प्रूविंग बट इट नीड्स मोर इम्प्रूवमेंट। अच्छा, आर्टिकल 14 में एक शब्द आपने पढ़ा होगा, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। यस सर। क्या मतलब होता है उसका? सर रीजनेबल क्लासिफिकेशन एक इट इज बेसिकली गिविंग द स्कोप टू द लेजिस्लेचर फॉर डूइंग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, दैट हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास के लिए ये लॉ बना रहे हैं। इट इज़ नॉट वायलेटिव ऑफ द लॉ, इट इज़ जस्ट मेंट फॉर नर्चरिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबिलिटी, ट्रीटिंग द इक्वल्स एज इक्वल्स एंड अनइक्वल्स एज अनइक्वल्स। रीजनेबल क्लास, जैसे आप थोड़े दिन पहले एक कानून आया था सीए, है ना? तो उसमें सिटीजनशिप एक्ट में क्या हुआ था कि कुछ धर्म के लोगों को नागरिकता दी गई थी, कुछ धर्म के लोगों को नहीं, मुस्लिम धर्म को नहीं दी गई थी। तो उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ये बोल रहे थे कि दिस इज़ द वायलेशन ऑफ द रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल 14। तो ये कैसे रीजनेबल क्लासिफिकेशन को वायलेट कैसे कर रहा था? सर जो उन लोगों का कहना था, स्पेसिफिक दोज पीपल विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 14, हम आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दोज पीपल हु हैड एक्सप्लेन। सर देयर इज दिस, आई थिंक जो स्टेट्स, जो जिन कंट्रीज की बात की गई थी, वन वाज अफगानिस्तान, वन वाज पाकिस्तान एंड अनदर वन आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। सर ये देयर इज दिस पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स, अहमदिया मुसलमान्स, एंड दे आर नॉट ट्रीटेड एज। आप बस इतना बताइए कि मुस्लिम्स जो थे, मुस्लिम्स को सिटीजनशिप नहीं दी गई। यस सर।
अब उस पर ओवैसी जी ने कहा कि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट है आर्टिकल Yes, sir. 14 के। तो उनका कहना कैसे, आप कैसे समझ रही हैं इसको कि उन्होंने कैसे बोल दिया कि आर्टिकल 14 के रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट है? यस सर, उसी का आंसर देने की हम कोशिश कर रहे हैं कि सर पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अहमदिया मुसलमान को मुसलमान की कैटेगरी में नहीं ट्रीट करता, उनको भी मतलब आउटसाइडर सिटीजनशिप का उनके पास राइट नहीं है। तो इन सच अ सिचुएशन वेयर अहमदिया मुसलमान आर ऑल्सो परसिक्यूटेड फ्रॉम द कंट्री, उनको भी इंक्लूड किया जा सकता था, उनको भी रेस्टोरेटिव जस्टिस दी जा सकती थी, बट दे हैव ऑल्सो बीन एक्सक्लूडेड एंड दैट इज वाई आर्टिकल 14 हैज बीन वायलेटेड। एंड आई विश एंड आई थिंक सर ओवैसी सर भी उसी पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे। ठीक है सर। एग्जीक्यूटिव मर्डर क्या होता है? सर एग्जीक्यूटिव मर्डर, सर आई डोंट नो। अच्छा, सिविल और क्रिमिनल मैटर पर अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होता है? सर क्रिमिनल सिविल मैटर्स में इट इज जस्ट द प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, आई जस्ट हैव टू क्रिएट अ बेनिफिट ऑफ डाउट, बट सर इन केस ऑफ क्रिमिनल इट हैज टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने मेंबर होते हैं अध्यक्ष को लेकर, प्रेसिडेंट को लेकर? सर 18। 18? यस सर। कंफर्म आप है? यस सर, आई बिलीव 18। अच्छा, हाल ही में भारत का एक नागरिक वहाँ पर पकड़ा गया पाकिस्तान में, कुलभूषण जाधव। यस सर। तो उस केस के बारे में कुछ आप जानते हैं? सर आई थिंक एस्पेसियोनिच का केस था वो। हाँ। सर मुझे एग्जैक्ट, मैं आई विल रीड अप मोर ऑन दैट, मुझे अभी हाल ही में बहुत अपडेट दिमाग में मेरे नहीं है। नहीं, ये मैटर हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था। यस सर, बट आई थिंक आई नीड टू रीड अप मोर ऑन दैट, मेरे दिमाग में इस वक्त इससे रिलेटेड अपडेट्स नहीं आ रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सर मैं कम। हाँ, यस कम। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है
ठीक है, चाहे लॉ से संबंधित है या फिर कुछ भी आपसे मेंबर्स अगर पूछते हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल जानकारी नहीं है, ठीक, तो ये कहना कि जहाँ तक मुझे विश्वास है ये तरीका गलत है, ठीक है, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं। यस सर। तो जो चीज़ें नहीं है आप सीधे सॉरी उसको बोल दीजिए, ठीक है, क्योंकि वैसे भी आप मेंस क्वालिफाई कर आइए, तो नॉलेज में मेंबर को ये कहना कि ये सब चीज़ें मुझे नहीं आ रही हैं, ये कोई निगेटिव प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है, लेकिन आप घुमाने का प्रयास ना करें। दूसरी बात, जब भी आप चेयर पर बैठें थैंक यू बोल कर बैठें, ठीक, हाथों को आप एक दूसरे से ओके सर। हाँ, इसको थोड़ा सा आप सर ऐसे? हाँ, ये ऐसे, ये हाँ, ये होंगे तरीका, ठीक है, ठीक है। साथ में जो मूवमेंट आपका है नेक का, ठीक है, इसको थोड़ा सा स्टेबल करें, ओके सर। क्लियर। और फेस एक्सप्रेशन से भी देने से बचें, बहुत पोलाइटली किसी क्वेश्चन का जवाब दें, ठीक है। और शोल्डर मूवमेंट, इससे भी आप बचें, क्लियर। और कभी भी पॉलिटिकल क्वेश्चन अगर मेंबर पूछता है कोई भी, ओके सर। ठीक, तो उसका आंसर आपको सॉरी में देना है, ठीक, क्योंकि एज ए मजिस्ट्रेट, एज ए जज आपको पॉलिटिकल इशू में पढ़ना है ही नहीं, क्लियर। तो ये हमेशा दिमाग में। और साथ में कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे लॉ से रिलेटेड पूछा जाता है तो आप सेक्शन और साथ में सब सेक्शन, ठीक है, इन दोनों को आप लेकर आप चलें, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, क्लियर। और ठीक है, बाकी मैम बताएंगे चीज़ें। मैम आपका ये सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, आप खुद भी महसूस करती होंगी कि आप घुमाती हैं आंसर को, बहुत ज़्यादा घुमा रही हैं। सर ने पूछा नेहरू रिपोर्ट, आप नेहरू रिपोर्ट का क्रिटिसिज्म बताने लगे, ठीक है, ओके सर। नेहरू घुमा के ले गए उसको। आप नेहरू रिपोर्ट डायरेक्ट बताइए है क्या नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के बारे में क्या है, 2-3 लाइन बताइए, खत्म करिए, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा रूल ऑफ लॉ की चुनौती, है ना, तो रूल ऑफ लॉ के लेके चुनौती में आप ढेर सारी चीज़ें इधर उधर की बता। रूल ऑफ लॉ के लेके डायरेक्ट हमारे भारत देश में भाई कानून का राज क्यों नहीं स्थापित हो रहा है, अवेयरनेस नहीं है ना, क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, ठीक है, ये अब मैंने दूसरी चीज़ आपसे पूछी कोलेजियम सिस्टम का दोष, तो कोलेजियम जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया है, उसका सिर्फ एक ही सबसे बड़ा डिमेरिट है जिसकी वजह से पूरा बवाल मचा हुआ है, वो है नेपोटिज्म, है ना। नेपोटिज्म क्यों, भाई भतीजावाद जुडिशरी में है, जज अपने ही बेटों को अपॉइंट कर लेते हैं, अपने जानने वाले को अपॉइंट कर लेते हैं, इसी वजह से कोलेजियम को रिप्लेस करके एनजेसी लाया गया। तो एक सबसे बड़ा, एक आपने सही बोला था कोडिफाइड नहीं है, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने पूछा सबसे बड़ा दोष कौन सा है, तो हर आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगी तो वही भरा रहता है। अभी किरण रिज्जू का बयान आया, वही भरा रहता है, तो आपको इसमें ये बोलना चाहिए था। दूसरी चीज़ कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके थोड़ा अप्रोच ब्रॉड करिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ है, सारे लॉज उससे निकल रहे हैं, तो संविधान को थोड़ा अच्छे से पढ़िए, ठीक है, आगे चल के भी आपको काम आएगा, भविष्य में भी आपको काम आएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़िए। और दूसरी चीज़, किसी भी चीज़ का डायरेक्ट उत्तर देने की कोशिश करिए, बिल्कुल मत घुमाइए, जो चीज़ नहीं आ रही है कोई बात नहीं है, नहीं यार। अब जैसे मैंने आपसे पूछा 14 का रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब समझती हैं आप, आर्टिकल 14 का रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ठीक है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी वर्गीकरण किया जा रहा है वो रीजनेबल हो। जैसे मान लीजिए कि गरीब है कोई अमीर है, तो गरीबी और अमीर, अब गरीबों को चिन्हित, उज्ज्वला योजना आई, अब उज्ज्वला योजना ने जो है किसी को सिलेंडर दिए, तो उसमें चिन्हित किया गया कि गरीबों को दिया गया है ना, तो कौन गरीब है इस बात को पॉइंट आउट करना क्लासिफिकेशन है। और क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, रीजनेबल, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमीर को दे दिया जाए, तो वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होता है। आप उसका उत्तर कुछ और दे रही थी। अब ओवैसी जी ने, अब वहाँ पे कुछ धर्म के लोगों को नागरिकता दी गई, एक धर्म के लोग नागरिकता नहीं गई, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने क्लासीफाई किया है ये क्लासिफिकेशन रीजनेबल नहीं है, लेकिन ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू था कि नहीं, दिस इज रीजनेबल क्लासिफिकेशन, है ना। अब देखिए आर्टिकल 14, कोई भी कुछ भी किसी भी बात को अगर आप चैलेंज करते हो आर्टिकल 14 को ध्यान में रखते हुए, तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन उसमें होता है ना, कि जो भी कोई भी कुछ भी काम किया जाए, कोई भी कानून बनाया जाए, कोई भी योजना लाई जाती है, तो उस योजना में कुछ गरीब को दी जा रही है ना, कोई वंचित वर्ग है उनको दी जा रही है। तो अगर मान लीजिए कोई स्कीम में कोई लाभ किसी अमीर आदमी को दे दिया गया है, तो आप आर्टिकल 14 को बेस बना के चैलेंज कर सकती हैं कि दिस इज नॉट रीजनेबल। आप समझ गई? तो उसका मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए, बाकी सब आपका बढ़िया था, शुभकामनाएं। देने से आप बिल्कुल बचिएगा, चाहे वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो या कोई पॉलिटिकल पर्सन हो। आपके लिए देखिए, सिलेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, आपके फेवर में आए चीज़ें, ठीक है। भले ये देखिए सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है, आप क्या नहीं जानते कई बार उस पर मार्क्स होते हैं।
तो आपको ये ध्यान रखना है, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, आप आई हैं, कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आप सुधार कर लेंगी और बहुत बढ़िया जाएगा। घबराई नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बोला आपने बहुत अच्छे से है, परफॉर्मेंस अच्छा है, नॉलेज भी आपकी ठीक है, थोड़ा सा रिविजन की ज़रूरत है। थोड़ा सा घबराहट की वजह से आप चीज़ों को लंबा लेके जा रही हैं, घुमा रही हैं। डायरेक्ट आंसर दीजिए, कब बोलिए, बोलने से बचिए, जिससे बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछे आपके बोले हुए सेंटेंस में, नहीं तो उनके पास बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, वो आपको फंसा ले जाएंगे। आप कम बोलेंगी तो वो उसी में से फिर कुछ पूछेंगे, फिर कुछ पूछेंगे, ठीक है। बाकी परफॉर्मेंस अच्छा है, थोड़ा सा लॉ रिवाइज करती रहिए, मेन प्रोविजंस पता हो। जैसे मैंने आपसे रेप वाला पूछा था, है ना, तो सिंपल सी बात है कि लॉ की स्टूडेंट है, इतने टाइम से उन दोनों के बीच में रिलेशन है, कंसेंट है, तो फिर ये रेप कहाँ हुआ, इतना कह के आप बचिए। फिर वो आपसे कंसेंट पूछें और चीज़ें पूछें तो बोलें। एंड आई बिलीव वर्ड मत बोलिएगा, वुमेन से रिलेटेड कुछ नॉलेज इन्हांस कर लीजिए, लाइक एज भारत रत्न किसको मिला। अब चूंकि हमारे सिलेबस में है, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें आप जनरल असेंबली में विजय लक्ष्मी पंडित जी को आपको पता होना चाहिए, वो भी भारत की हैं, तो सटीक आंसर दीजिए, बोर्ड से क्वेश्चन पूछने से बचिए। जैसे आपने कई बार पूछा कि मैं आपसे ये चीज़ पूछ सकती हूँ, आपको नहीं बहुत एकदम कहीं बहुत अर्जेंट लग रहा है तो ही, अदरवाइज आप बोलिए कि सॉरी। ओके मैम। नहीं, घुमाने के बाद आपने फिर उनसे ही अपनी चीज़ निकलवाने की कोशिश की तो वो आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। हल्की सी स्माइल रखें, अच्छा फेस है, अच्छा लुक है, आप कर ले जाएंगी बहुत बढ़िया। थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, इन्हें सुधारें, बस ये सबसे बड़ा आप में कमी है अभी कि लंबे आंसर्स ना दीजिए, घुमाइए मत। ओके मैम। नहीं आना वो ठीक है, नहीं तो बोर्ड को लगता है कि ये हमको घुमा रही है, ओके मैम। होशियार बन रही है, बाकी आप करेंगी अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया, बेहतर होगा। और ये जो संवैधानिक सुधार में 1935 से 1858 है, ठीक है, 1919 है, ये सब आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और बाकी मेरी तरफ से तो पूरा एक बेहतर अच्छा रिजल्ट आपका है। ओके सर, बेस्ट विशेस। शुभकामनाएं। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। मॉक इंटरव्यू मेरा कब हो? कब है आपका इंटरव्यू? 19th। 19th। ओके, तो इनका जल्द से जल्द करवाएं। हाँ, है ना? एक बार अब बात कर लीजिएगा बाहर। हाँ, बता देंगे जैसे आपको। होगा वैसे आप बाकी बढ़िया था एक बार आपका। हो लीजिएगा, बढ़िया से एकदम, बहुत बढ़िया, गुड। गुड।